के ट्रू शील्ड स्टूडियो में आपका स्वागत है। जमातियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को भारत में फैलने से रोकने के लिए सारा देश युद्ध लड़ रहा है, जंग लड़ रहा है। और जहां तक बात की जाए, हमारा पड़ोसी नापाक पाकिस्तान कोरोना को हथियार बनाकर अपनी जाहिल चालें चल रहा है और कोरोना वायरस इसका हथियार है। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर और नेपाल इसका रास्ता। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी और लेकर आया हूं आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल। आज पूरी दुनिया में लोग कोरोना की दहशत में हैं। दुनिया इस बात की फिक्र में है कि इंसानों पर आई सबसे बड़ी त्रासदी से आखिर निपटा कैसे जाए। कोरोना से मौतों का आंकड़ा 1 लाख के करीब पहुंच रहा है और ऐसे वक्त में भी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की काली साजिशों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। बॉर्डर पर देश के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश रची जा रही है। पाक को शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं कि वो कितने बड़े संकट में है, लेकिन ऐसे वक्त में उसकी आत्मघाती कोरोना ब्रिगेड सक्रिय दिखाई देती है। इसी पर होगी आज हमारी बहस, लेकिन आप उससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह जो हैं वो सतर्क हैं कि इस वक्त इस पैंडेमिक के चलते भी कुछ एक शेमफुल एक्टिविटीज जो हैं वो पाक स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है उसकी तरफ से चल रही हैं। हम लोगों ने पिछले 3-4 हफ्ते के अंदर काफ़ी कामयाब ऑपरेशन किए हैं जिसमें वो टेररिस्ट मारे गए हैं जो सिविलियन को अपनी गोली का निशाना बना रहे थे। वो टेररिस्ट भी मारे गए हैं। लश्कर तौबा का ग्रुप जो केरन सेक्टर से पार से पाकिस्तान से जहां पर इन्फिल्ट्रेट करके आया था, 4 दिन का ऑपरेशन चला और उसके अंदर 5 टेररिस्ट लश्कर तौबा के मारे गए हैं। हमारी जो काउंटर टेररिज्म फ्रंट के ऊपर एक्टिविटीज भी जारी है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस के इंतजाम भी डे टू डे बेसिस के ऊपर ठीक तरीके से ग्राउंड के ऊपर अमल में लाए जा रहे हैं। और ये जैसा मैंने कहा, पेंडेमिक के सिलसिले में जितनी भी एक्टिविटीज सरकार की तरफ से हो रही हैं उसमें पुलिसिंग की जितनी सपोर्ट चाहिए वो एक्टिविटीज भी साथ में बराबर चाहिए। सुना आपने, कोरोना काल में भी पाकिस्तान अपनी आतंकी साजिशों से बाज नहीं आ रहा। दुनिया का हर देश कोरोना जैसे बड़े दुश्मन से पूरी ताकत से लड़ रहा है, लेकिन बदकिस्मती से हमारा पड़ोसी आतंकवाद फैलाने में इस कदर अंधा हो गया है कि उसे कोरोना की वजह से पाकिस्तान में मची भगदड़ से ज्यादा जरूरी भारत में आतंकी भेजना लग रहा है। तभी तो खबर है कि सीमा पर लश्कर तैयबा, जैश-ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन के 230 से ज्यादा आतंकी भारत में घुसपैठ की कोशिशों में जुटे हुए हैं। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया कोरोना संकट से परेशान है, पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा होने के बाद खुफिया एजेंसियां चौकन्ना हो गई हैं। खुफिया सूत्रों की रिपोर्ट है कि सिर्फ कश्मीर घाटी में ही एलओसी क्रॉस करने के लिए जैश-ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा के 160 आतंकवादी तैयार बैठे हैं। खबर यह है कि ये आतंकी समानी भिम्बर और दुनियाल लॉन्च पैड से घुसपैठ करना चाहते हैं। इनके अलावा इंटरनेशनल बॉर्डर के उस पार करीब 70 आतंकवादी नदी और नालों के रास्ते जम्मू कश्मीर में घुसने की कोशिश में जुटे हैं। हालांकि इस साल पाकिस्तान अपने जहरीले मंसूबों को ज्यादा कामयाब नहीं कर पाया है। जनवरी और फरवरी में आतंकी मारे गए। आतंकियों के 48 मददगार गिरफ्तार हुए। 5 अप्रैल को कुपवाड़ा में 5 आतंकी ढेर हुए थे। हालांकि इस मुठभेड़ में भारतीय सेना के 5 जवान भी शहीद हो गए। कश्मीर के रास्ते आतंकी भेजना अब मुश्किल है, इसलिए अब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां कोरोना वाली चाल चल रही हैं। आईएसआई ने रची नेपाल रूट के जरिए कोरोना महामारी फैलाने की साजिश। आईएसआई बॉर्डर पर तैनात एसएसबी की खुफिया रिपोर्ट से खुलासा। अब इस चिट्ठी को गौर से देखिए।
नेपाल बॉर्डर पर तैनात एसएसबी ने बिहार के पश्चिमी चंपारण के डीएम और एसएसपी को यह चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में लिखा है, जालिम मुखिया नाम का यह हथियार तस्कर भारत में 40 से 50 कोरोना संदिग्ध मरीजों को भेज चुका है। जालिम मुखिया भारत नेपाल से अवैध हथियार की सप्लाई में शामिल रहा है। वो जाली विदेशी करेंसी की तस्करी भी करता आया है। एसएसबी ने चिट्ठी में लिखा है कि हो सकता है कि जालिम मुखिया ने करीब 200 लोगों को भारत में महामारी फैलाने के इरादे से मस्जिदों में छिपा रखा हो। हालांकि भारत की तैयारी पूरी है। हम लोगों ने सारे पूरे जितने भी सीमावर्ती जिले हैं जो नेपाल के बॉर्डर से मिलते हैं सबको अलर्ट कर दिया। सब जगह एसएसपी के लोग बॉर्डर पर लगे हैं। आपको मालूम है इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर एसएसपी तैनाती रहती है। हमारे बिहार पुलिस के लोग हैं, बिहार प्रशासन के लोग हैं, सब जगह चौकसी है। अब ये जो चिट्ठी लिखी कि घुस सकते हैं, घुसे नहीं हैं, घुस सकते हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों की जानकारी है कि घुसे नहीं है और हम पूरी कोशिश करेंगे कोई घुसे नहीं। कोरोना काल में भी आतंक फैलाने की खुफिया जानकारी के सामने आने के साथ भारत में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। कश्मीर से लेकर नेपाल तक पाकिस्तान के कोरोना आतंकी कोई भी रास्ता ले लें, वो भारत आए तो उन्हें सिर्फ मौत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। क्यों ना आखिर इस पड़ोसी पाकिस्तान को जाहिल पाकिस्तान कहा जाए। यहां जहालत रुकने का नाम नहीं लेती। जब वैश्विक महामारी से सारी इंसानियत लड़ रही है, यहां पर इसने इंसानियत को चलने का लगातार मन बना रखा है। आपने रिपोर्ट में देखा, जम्मू कश्मीर से लॉन्च पैड पे 250 आतंकी भेज रखे हैं जो घुसने के लिए तैयार हैं। लेकिन उनको ये भी ध्यान रखना होगा कि ये भारत की सरहद है। यहाँ पर मौजूद हमारे सिपाही उनको ढेर करने में भी कोई कोताही नहीं बरतेंगे। लेकिन इसके साथ साथ नेपाल से जो खबर आई, ये अपने आप में चौंकाने वाली है। बेतिया के डीएम, सीमा सुरक्षा बल के कमांडेंट, जो बात सामने आई कि 50 से 60 संक्रमित भारत में प्रवेश कर चुके हैं। आज इसी बात को लेकर मचा है बवाल और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। इस पर मेरे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। इनसे चर्चा होगी, बहस होगी। सीमा पार से भी मेरे साथ मेहमान हैं। उनसे भी बात होगी कि रो रो कर पाकिस्तान का बुरा हाल है, लेकिन फटे हाल होने के बावजूद पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं। तो आइए मैं आपको उन मेहमानों से तारुफ कराऊं। मेरे साथ मेजर जनरल के सिन्हा मौजूद हैं। मेरे साथ असम के पूर्व पुलिस महासंचालक शारदा प्रसाद मौजूद हैं। मेरे अपने सहयोगी स्ट्रैटेजिक अफेयर एडिटर आशीष सिंह मौजूद हैं और मेरे साथ सीमा पार से एक खास मेहमान जुड़ेगा। जी हां, पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार आजाद सैयद जुड़ेंगे कुछ ही देर बाद। लेकिन सबसे पहले मेजर जनरल सिन्हा आपसे। मेजर जनरल सिन्हा, पाकिस्तान की यह हरकत आपने रिपोर्ट में देखी। सीमा पार से 250 आतंकी उसने भेज रखे हैं। वो घुसने के इंतजार में है। नेपाल को उन्होंने रास्ता बनाया। जी हां, भेजने वाला वो हथियार तस्कर, जी जालिम, उसका नाम जालिम है, मैं नहीं कह रहा, उसका नाम जालिम है। जाहिल हरकत करने से बाज नहीं आया और खबर यह आ गई कि 50 से 60 कोरोना संक्रमित भारत में प्रवेश कर चुके हैं। मेजर जनरल सिन्हा। देखिए मनीष जी, ये जो आप एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट बता रहे हैं कि वो इस रास्ते से, नेपाल के रास्ते से आ चुके हैं, ये इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास ये खबर एसएसबी ने दिया है। तो एसएसबी को भी ये खबर इंटेलिजेंस एजेंसी से ही मिली और ये पुख्ता खबर आप इसको इस तरह से माने कि आपने देखा किस तरह से जो जमात के लोग पूरे देश में 40 से 50% जो कोरोना का संक्रमण को फैलाने में सफल हुए, वो उसी साजिश का एक कड़ी है। ये कड़ी केवल नेपाल के रास्ते से नहीं रुकने वाला। ये आप देखेंगे, आज ही गृह मंत्रालय का एक रिपोर्ट आया है और पूरा का पूरा बांग्लादेश से भी जो सीमाएं लगती हैं,
ऐसी खबर है कि इस रास्ते का भी उपयोग करेंगे। खास यानी मेजर जनरल सिन्हा, आप ये कहना चाहते हैं, मैंने तो केवल 2 राज्यों की बात की, एक बिहार, जी हाँ, बिहार के रास्ते संक्रमित को भेजा जा रहा है, और दूसरा जम्मू कश्मीर। आप बांग्लादेश एक ऐसा नया नाम जोड़ दिया आपने, पहले जम्मू कश्मीर के रास्ते, नेपाल के रास्ते, और अब आपने जो कहा है बांग्लादेश। इस वक्त मेरे साथ, जिसका कि मैंने जिक्र किया था, सीमा पार से एक खास मेहमान आजाद सैयद, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। आजाद सैयद जी, आपका इंडिया न्यूज, जी हाँ, आपका इंडिया न्यूज में स्वागत है, क्योंकि ये हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है कि मेहमान का स्वागत किया जाता है। लेकिन आप लोग इस समय जब सारी दुनिया कोरोना वायरस से 2-2 हाथ कर रही है, आप लोगों के यहां से आतंकी भेजने की खेप बंद नहीं हो रही। जम्मू कश्मीर में जब डटकर मुकाबला दिया गया, आतंकियों को जमींदोज किया गया, तो आपने नेपाल का रास्ता चुन लिया। आजाद जी, जिन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का हवाला दे रहे हैं, मेरे इल्म में कोई ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स नहीं, और बहुत माजरत के साथ जिन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के हवाले से आप बात करते हैं, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और माजी में भी ये क्वेश्चंस उठते रहे हैं, और खुद इंडियन मीडिया ये क्वेश्चंस उठाता रहा है इंडियन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और इंटेलिजेंस अपडेट्स के हवाले से। लेकिन ये एक अलग मामला है, मैं कोई इल्जामात आयद नहीं करना चाहता। ये एक ऐसा मामला है जिससे ये ऐसा एक क्राइसिस है जिससे पाकिस्तान और इंडिया नहीं, पूरी दुनिया इससे नबर्द आजमा है, इसमें फंसी हुई है, और इस मामले का इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर आयद करना ये बिल्कुल नामुनासिब बात है। ये ऐसा नहीं है ना पाकिस्तान, और मुझे ये यकीन है कि इंडिया भी ऐसा काम नहीं करेगा। पाकिस्तान ऐसा सोच नहीं सकता, और मुझे इतना ही इत्मीनान है कि इंडिया भी ऐसा काम नहीं करेगा। ये जो क्राइसिस है या ये पैंडेमिक जो है, इसको मैं मानसी जी आपको ये कहूंगा कि इसको आजाद साहब, तो जो सीमा पर मारे जा रहे हैं, जो आतंकी घुसपैठ कर रहे हैं, वो आखिर कौन है, कहां से भेजे गए हैं? अगर आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ऐसा कर नहीं सकता, ऐसा अधर्म आपने एक नहीं हजारों बार किया है। आशीष सिंह, आजाद अहमद सैयद कह रहे हैं कि इस तरह से पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता, तो जो सरहद पर मारे जा रहे हैं, वो आतंकी जो घुसपैठ करना चाहते हैं, नदी नालों के रास्ते आ रहे हैं, आशीष, वो आखिर है कौन फिर? आजाद, ये एक सबसे बड़ा सवाल उठता है। 2 दिन पहले ही इंडियन आर्मी के 5 पैरा स्पेशल फोर्सेस के जवान मारे गए हैं। लगातार हमने देखा है कि इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हो रहे हैं। ये अगर पाकिस्तान की के स्ट्रैटेजी का हिस्सा नहीं है, कि कश्मीर को अलग करने का हिस्सा नहीं है, तो फिर क्या है? हमने लगातार देखा है कि कश्मीर से फेल होंगे तो बांग्लादेश से शुरू हो जाएगा, फिर अब नेपाल से भी हो रहा है, और ये तो मुझे एक नया स्ट्रैटेजी लग रहा है, जिसे मैं कहूंगा #वायरस जिहाद। अच्छा, मैं आपको ये बात बताता हूं कि देखिए, अगर आपकी मैं बात मान लूं तो इसका मतलब है कि पूरी जो दुनिया की इंटेलिजेंस सिस्टम है वो मॉनिटर कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया की जो सरहद है, एलओसी को मॉनिटर कर रहे हैं, और लोगों की जो इंटरनेशनल इंटेलिजेंस है, अमेरिका की भी इंटेलिजेंस है, यूरोपियन यूनियन की भी है, बरतानिया की भी है, वो एक एक चीज पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से मॉनिटर करते हैं, और इंटरनेशनली पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के हवाले से इंटरनेशनल मॉनिटर करते हैं। तभी तो FATF ने ग्रे लिस्ट में डाला है पाकिस्तान को, तभी तो कई सारे यूनाइटेड नेशन के स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट पाकिस्तान सॉइल पे है। आपने तो अलकायदा पे स्पेशल बुक भी लिखी है, आपको तो इसके बारे में हमसे ज्यादा पता होगा। कई आतंकवादी हैं वहां पर। देखिए, सुनिए मेरी बात। पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ एक जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान को खुद इस टेररिज्म की वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ है। आप इस बात को समझिए कि आप ये कह रहे हैं कि आपके मुल्क में या आपके कंट्री में टेररिज्म है, तो आप देखिए कि हमारे मुल्क में भी टेररिज्म है। अगर आपके मुल्क में कुछ टेररिज्म के वाकयात हुए तो पाकिस्तान में भी हुए हैं। ये जो पैंडेमिक का मामला है, इसके ऊपर हम मीडिया वालों को भी चाहिए कि हम एक दूसरे पर इल्जामात न लगाएं,
और जो एनालिस्ट हैं उनको भी चाहिए कि ये पैंडेमिक क्राइसिस है। आपके यहाँ हुए टेररिज्म को लेकर हमें पार्टनर न बनाएं आप। पाकिस्तान कहा 26/11 ऐसे कई हमलों को लेकर, पठानकोट ऐसे कई हमले हैं जिसमें पाकिस्तान की सीधी मिली भगत दिखाई दी है। आइए मैं आपके पास फिर आता हूं, आशीष हम आजाद के पास फिर चलेंगे। खबर है कि नेपाल के रास्ते कोरोना पॉजिटिव लोगों को भारत में दाखिल करवाया जा रहा है, जिसकी वजह से देश में कोरोना का संक्रमण और बढ़ता जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शिवपूजन झा। रहा है सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है कोरोना वायरस का, जो लगातार अपने पांव पसार रहा है। दूसरा बड़ा खतरा पाकिस्तान की तरफ से, जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहा, सीमा पार से गोलीबारी कर रहा। तीसरा खतरा है आर्थिक मंदी का, और चौथा जो सबसे नया खतरा है वो खतरा है नेपाल की सीमा से ऐसे घुसपैठियों का भारत में दाखिल कराना जो खुद कोरोना पॉजिटिव हैं। उनके मंसूबे बेहद नापाक हैं। उनकी कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से भारत की सीमा में प्रवेश करें और यहां के लोगों को संक्रमित करें। दरअसल इसका पता तब चला जब एसएसबी ने एक खुफिया चिट्ठी सीमावर्ती जो जिले हैं उनके डीएम और एसएसपी को लिखा। खासतौर से लिखा कि चंद मस्जिदों में बहुत सारे लोग आकर के, जिसमें कि 5 से ज्यादा पाकिस्तानी भी शामिल हैं, वो बैठे हुए हैं, पैरासीटामोल की टैबलेट्स खा रहे हैं ताकि उनके बॉडी का टेम्परेचर नीचे रहे, वो अनडिटेक्टेड आराम से सीमा में प्रवेश कर जाएं और भारत में आकर के कोरोना वायरस का कहर बरपाएं। इन लोगों के बारे में स्पेसिफिक जानकारी एसएसबी ने आगे दी है। होम मिनिस्ट्री तक ये जानकारी पहुंच गई है। बिहार के डीजीपी से जब ये सवाल किया गया तो डीजीपी ने कहा कि इसमें बहुत दम नहीं है, बॉर्डर सील किया गया है। लेकिन ये मामला चौंका देने वाला है बिहार के होम सेक्रेटरी के लिए। बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं इस इंटेलिजेंस इनपुट्स को, यानी कि खतरा चौतरफा है भारत पे। कोरोना वायरस लगातार पांव पसार रहा है और अब नई कोशिश नेपाल के सीमा से ऐसे लोगों को दाखिल कराने की जो खुद कोरोना पॉजिटिव हैं। जी हाँ, आपने मेरे सहयोगी शिवपूजन झा की ये रिपोर्ट देखी जिससे सब चौंक चुके हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियां, जी हाँ खुफिया एजेंसियां भी इस बात से हैरान हैं कि आखिर नेपाल को अपना रास्ता चुनकर पाकिस्तान ने घुसपैठियों को, यानी कि कोरोना संक्रमितों को भारत में बिहार के रास्ते भेजने का काम किया। मैं हमारे साथ शंकर प्रसाद साहब, जी हाँ पुलिस महासंचालक असम रह चुके हैं। शंकर प्रसाद साहब, जिस तरीके से बिहार में पिछले 2 दिनों में आंकड़े बढ़े हैं कोरोना पॉजिटिव के, उससे सीधे दिखाई देता है कि कहीं ये नापाक चाल ही इसकी सबसे बड़ी वजह है। शारदा प्रसाद साहब जी, शारदा प्रसाद साहब, मेरा सवाल आपसे बिहार का नेपाल जो बिहार जी बॉर्डर लगता है। जी जी हाँ, मैं कहना चाहता हूं कि नेपाल का और बिहार का बहुत लंबा बॉर्डर है और जो अपना बिहार का रास्ता है वो अवश्य पहले भी इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। और अगर आप उदाहरण देखना चाहें तो आप जो कंधार हाईजैकिंग थी, आप उस पर ध्यान दीजिए कि कंधार हाईजैकिंग में जिन लोगों ने हाईजैकिंग किया वो कौन थे, कहां से आए थे और कैसे उन्होंने नेपाल की भूमि का इस्तेमाल किया भारत के अगेंस्ट में। ये पहली बात नहीं है और पहली बार नहीं है, उन्होंने नेपाल का रूट भी इस्तेमाल किया है, बांग्लादेश का भी रूट इस्तेमाल किया है और जो ट्रेडिशनल रूट्स हैं, चाहे जम्मू कश्मीर के कहिए, चाहे बाकी जो भारत पाकिस्तान की सीमा लगी हुई है उसको कहिए, तो अवश्य उन्होंने ये सब रूट इस्तेमाल किए हुए हैं। हमको चौकन्ना रहना है। और एक बात है कि पाकिस्तान का वो विंग जो कि घुसपैठियों को भारत में घुसाने के लिए लगा हुआ है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, पेंडेमिक हो चाहे कुछ भी हो, पाकिस्तान में क्या हो रहा है उससे उसको कोई लेना देना नहीं। उनका अपना बजट है, प्रसाद साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, टारगेट्स हैं। शारदा प्रसाद साहब, आपने भी असम के पुलिस महासंचालक की भूमिका निभाई है। इस तरह की जब सीमाएं होती हैं, अभी मेजर जनरल सिन्हा ने कहा कि बांग्लादेश से भी
यहां पर संक्रमितों को घुसपैठ कराने की कोशिश है और बांग्लादेश की भारत से जुड़ती सीमा इस बात को बताती है कि ये भी घुसाना इनके लिए बहुत आसान होगा। शारदा प्रसाद साहब, नेपाल से घुसना क्या इतना आसान है? हमारी सीमा सुरक्षा बल आखिर इन सारी गतिविधियों को रोक पाने में असफल क्यों होते हैं? नहीं, असफल की बात नहीं है। ये अब ग्राउंड लेवल पर जब आप जाके देखिएगा तो आप देखिए कि जब तक आई टू आई कांटेक्ट पर मैन पावर नहीं रहेगी तब तक ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि किसी एक इंडिविजुअल को आप आने से रोक सके। बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट बांग्लादेश की सीमा में तो और तकलीफ है क्योंकि वहां पर एक ही गांव के भीतर से होकर के बाउंड्री जाती है और उसी गांव में इधर है आदमी तो एक बांग्लादेश है, इधर है तो भारत है, तो उसमें जरूर कुछ प्रबंध किए गए, फिर भी प्रॉब्लम है। इसी तरह नेपाल बॉर्डर में भी गांव बहुत पास में है। प्रसाद साहब, मैं आपके पास आऊंगा, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। आशीष, पहले हम ये आंकड़े दिखा देते हैं। आखिर कोरोना दुनिया भर में तेजी से अपने पैर पसार रहा है। आइए आपको दिखाते हैं 100 दिनों में कैसे कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है। मेरी सहयोगी शुभ्रा सुमन बताएंगी आप। बिल्कुल, शुक्रिया आपका मनीष जी। और देखिए 100 दिन पूरे हो चुके हैं, कोरोना का कहर जो है खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और हम आपको लगातार सिलसिलेवार तरीके से ये 100 दिन की कोरोना डायरी दिखाएंगे कि कहां से ये पूरा सफर शुरू हुआ और कैसे इसने रफ्तार पकड़ी और कौन कौन सी जो तारीखें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रही। तो आप देखिए पहला दिन जो है उसमें केस 34 सामने आए और आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से WHO ने अलर्ट किया। उसके बाद जब 10 दिन बीत गए, केस 63 सामने आए। चीन में पहली मौत इसके सामने आती है, 9 जनवरी की वो तारीख थी। इसके साथ ही आप देखिए कि 24 दिन जब बीत गए 654 केस बढ़ गए और वुहान को लॉकडाउन कर दिया गया। ये वो वक्त था जब दुनिया को ये मालूम चला कि ये कितनी खतरनाक बीमारी है। 32 दिन बीत गए और उसके बाद ब्रिटेन में वायरस का पहला केस आया, यानी कि चाइना के भीतर तो लगातार केस आ ही रहे थे, उसके बाहर भी केस आने शुरू हो गए। 43 दिन बीत गए और उसके बाद वायरस का नाम कोविड-2019 कोविड-19 रखा गया और उस वक्त जो केसेस की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है वो भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और वो बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर भी निगाह डालिए। 46 दिन जब बीत गए 66,000 से भी ज्यादा 67,000 के करीब ये केसेस पहुंच गए। अफ्रीका में पहला केस सामने आया, फ्रांस में पहली मौत हुई। दुनिया धीरे धीरे इसकी चपेट में आती रही। 55 दिन गुजर गए, उसके बाद केसेस की जो तादाद है 78,000 से भी ज्यादा पहुंच गई। इटली में इस वायरस से 3 मौतें हुई और इटली का हाल आज आप जानते हैं। और इसके साथ ही आप देखिए इटली के लोम्बार्डी को लॉकडाउन कर दिया गया। 69 दिन बीतने के बाद केसेस जो हैं वो 1 लाख के ऊपर पहुंच गए। तो इस तरीके से ये बढ़ता चला जा रहा है और कोरोना के 100 डेज की जो डायरी है वो हम आपको दिखा रहे हैं। 72 दिन बीत गए और बीमारी को महामारी घोषित करना पड़ा। तो ये पूरा जो 100 दिन का सफर है वो हमने आपको बताया। मनीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ्रा, 100 दिन के जो आप आंकड़े बताई आपने, उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि ये कोरोना वायरस इतनी आसानी से बाज नहीं आने वाला। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ये गर्मा गर्म बहस सीमा पार से हमारे मेहमान आजाद सैयद, आशीष सिंह, मेजर जनरल के सिन्हा, शारदा प्रसाद साहब और मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ेंगे। जी हां, पवन सिन्हा। एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है और मेरे साथ वो तमाम मेहमान बने हुए हैं। जी हां, आशीष सिंह, आजाद सैयद, के सिन्हा और शारदा प्रसाद साहब। आजाद साहब, आपसे सीधा सवाल और सीधा जवाब चाहते हैं। आपके पाकिस्तान में कोरोना वायरस को लेकर भगदड़ मची है, रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन उसके बावजूद आप लोग बाज नहीं आते। कब सुधरेंगे और कैसे सुधरेंगे आप? मेजर जनरल के सिन्हा, आजाद जी की आवाज नहीं आ पा रही है। मेरा सवाल आपसे, आखिर नेपाल इनके लिए एक आसान रास्ता दिखा और इन्होंने 50 से 60 संक्रमितों को बिहार के रास्ते भारत में प्रवेश करा दिया। प्रवेश कराने वाला कौन? वो हथियार का दलाल, जालिम, जो जाहिल बना बैठा है। उसने अपने काम में कामयाबी पा ली। मेजर जनरल सिन्हा।
मैं तो ये कहता हूं कि ये अभी जो आपको रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये रिपोर्ट आज की नहीं है। ये पाकिस्तान के आईएसआई ने, पाकिस्तान की तंजीमों ने इस कार्रवाई को वो फरवरी मार्च के साथ ही शुरू कर चुका था। ये नहीं, जब आप जमाते इस्लामी को सुनते हैं और तबलीग जमात की सुनते हैं, तो ये ऐसा गठजोड़ है। और जो जालिम का नाम आ रहा है, जिसको आप देख रहे हैं, ये सारे स्लीपर सेल्स हैं। ये हरदम मौजूद रहते हैं। जब आप कहते हैं या तो वो नेपाल में या बांग्लादेश में या म्यांमार के अंदर, तो आप रोहिंग्या मुसलमानों को आप देखते हैं, इनके थ्रू आपको आने की, तो ये शंका ये नहीं कि खतरा है, ये खतरा आ चुका है। इसको कैसे निपटना है, इसको प्रोएक्टिवली आपको न्यूट्रलाइज करनी पड़ेगी। और आप ये जानिए कि हमारी जो मिलिट्री है, जो हम लोग हैं, इसके बारे में बहुत पहले से ही आगाह करते हैं। और आपको मैं 3 वाक़या याद दिलाना चाहूंगा, ये कोई नया चीज नहीं है। 1965 में वॉर के अंदर में नॉर्थ ईस्ट के अंदर में न्यूमेटिक प्लेग फैलाया गया था, ये डॉक्यूमेंटेड है। एंड 1994 सूरत में आपको ये पता होना चाहिए, जब वहां पर स्केल्स आए थे और प्लेग की बात की थी, बाबोनिक प्लेग, न्यूमेटिक प्लेग और टाइफस, ये आया था 1994 में, 2001 में। और मिलिट्री के अंदर में ये डॉक्यूमेंटेड है। हमारा एनबीसी सेल होता है, जनरल साहब, बायोलॉजिकल केमिकल वॉरफेयर। जनरल सिन्हा, मैं आपके पास आऊंगा, मेरे सहयोगी आशीष सिंह। आशीष, एक बात बताइए, और मेरे ख्याल से इस समय लाखों करोड़ों दर्शक टकटकी लगाए इंडिया न्यूज देख रहा है कि आखिर पाकिस्तान का कोरोना में क्या काम, क्या आईएसआई इतनी ताकतवर है कि नेपाल के रास्ते वो चाहे घुसा दे, बांग्लादेश के रास्ते घुसा दे और अपने मंसूबों पर वो कामयाब हो जाए? इतना आसान है आशीष? बिल्कुल। और हमने ये केवल इस समय जो कोरोना वायरस के केस में देख रहे हैं, उससे पहले भी सबसे बड़ा नकली नोटों का, इंडियन नकली नोटों का, आईएनआरस का धंधा आईएसआई नेपाल के थ्रू करता था। दाऊद हो या फिर उसके अलावा कोई और ऐसे एंटी इंडिया जो भी टेररिस्ट हो या फिर जो अंडरवर्ल्ड के लोग हो, उन्हें नेपाल के थ्रू ही सपोर्ट किया जाता है। वो इसलिए भी सबसे इजी है क्योंकि नेपाल से भारत आने के लिए, भारत से नेपाल जाने के लिए बहुत कुछ कागजों की जरूरत पड़ती नहीं है, ना ही पासपोर्ट की, ना ही वीजा की। पोरस बॉर्डर है और उसी का फायदा उठाया जाता है। इंडियन आर्मी, पैरामिलिट्री एलओसी पर काफी मुस्तैदी से तैनात है। लगभग रोज एक एनकाउंटर या इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट हो रहा है। नेपाल इज सेकंड ऑप्शन और वही ऑप्शन को अभी ये इस्तेमाल किया जा रहा है। रेडीमेड बॉम्ब्स हैं। कोरोना वायरस एक इस तरह का ह्यूमन बॉम्ब है जो इजीली आप सरका दीजिए सीमा के इस तरफ, भारत की तरफ, और फिर देखिए तबाही आर्थिक तौर पर हो रही है। मुझे एक और जानकारी थी कि नेपाल में भी एक मरकज लगी थी, वहां पर लाखों जमाती जमा हुए थे और उनमें से ये कुछ लोग हैं जो भारत भेजे जा रहे हैं। इस बीच आशीष, मैं आपके पास आऊंगा, मेरे साथ आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा जी भी जुड़े हुए हैं। पवन जी, जैसा कि ब्रेक के पहले मैंने कहा था, आपकी भारत पाकिस्तान को लेकर और खासकर की आतंकी गतिविधियों को लेकर ये एक नया वारफेयर पाकिस्तान ने कोरोना के जरिए, कोरोना को हथियार बनाया है भारत पर हमला करने के लिए। पवन जी, इसकी संभावना पहले से थी। मैं 1-2 जगह मैंने इसकी संभावना व्यक्त भी की थी और मैं बिल्कुल मुतमिन था कि ये होगा। और लगभग 6 जनवरी से ही ऐसे प्रयास होने शुरू हो गए थे। 9 जनवरी को जब वहां पर दिल्ली पुलिस ने एक्टिव हुई थी और उसने वहां एक एक्शन लिया था, हमें तब अलर्ट हो जाना चाहिए था कि यहाँ ऐसा कुछ हो सकता है। बल्कि अगर आप देखें तो 2018 से ही नेपाल को कुछ लोगों ने बेस बना रखा था। यद्यपि नेपाल सरकार ये कहती है कि ऐसा नहीं है, उसको ये चीज नहीं पता थी। लेकिन जो कुरैशी जिसने बेंगलुरु में ब्लास्ट किया, जिसने अहमदाबाद में ब्लास्ट किया और मुंबई रेल में जिसने ब्लास्ट किया 2006 में, ये नेपाल से ही 2018 में पकड़ा गया। तो यहाँ आईएस का एक खासा सेंटर बना है जिसमें अभी ख्वाजा मोइनुद्दीन और उनके साथी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अब्दुल समद, ये लोग वहां से पकड़े गए हैं। और वो बॉर्डर चूंकि 1800 किलोमीटर का बॉर्डर है जिसमें 37-38 रास्ते हैं, तो वो इतना आसान नहीं होता प्रोटेक्ट करना। और वहां एक दूसरे के रिश्तेदार लोग रहते हैं,
इसी का फायदा उठाते हुए ये लोग वहां घुसे और वहां से भारत में घुस गए। मैं ये नहीं कहता कि इसमें नेपाल की कोई जिम्मेदारी है, लेकिन ये बात जरूर है कि नेपाल ने जो बॉर्डर को सील किया था, ये 31 तक सील किया था, ये सीलिंग नेपाल को बढ़ानी चाहिए। और जब उसको पता है कि ऐसे समय में पाकिस्तान भारत को हिट कर रहा है, तो वो हमारा साथ दे। पीओके रीजन में भी, क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान लो कॉस्ट वॉर चला रहा है, ये तो लोएस्ट कॉस्ट वॉर है, बल्कि विदाउट एनी कॉस्ट वॉर है। वो वहां से इन्फिल्ट्रेशन कराएगा और यहाँ पर 1:4 लोगों को मारने की कोशिश करेगा, क्योंकि कोरोना का यही आंकड़ा है। और इसके एक व्यक्ति अगर वहां से इफेक्टेड है, पवन जी आप सही कह रहे हैं, पवन जी आप सही कह रहे हैं। पिछले 2 दिनों में बिहार में जो संक्रमितों का आंकड़ा है वो जो दोगुना हुआ है, जो बढ़ा है, मुझे ऐसा लगता है कि यही इनकी कारगुजारी की बदौलत आज बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। पवन जी। जी हाँ, 40 से 50 लोग वहां के जो डीएम कहते हैं उसके अनुसार घुसे हैं। और उसके साथ साथ जो एसएसबी की अपने रिपोर्ट्स हैं कमांडेंट्स की, वो भी इस बात की तरफ इंडिकेशन देती हैं कि एक बड़ी संख्या में इन्फिल्ट्रेशन हुआ है। तो निश्चित रूप से ये लोग कहां जाकर छुपे होंगे, घुसे होंगे, और लोग इन्हें थोड़ी पहचान सकते हैं। पुलिस इंटेलिजेंस तो पहचान भी जाएगी, आमतौर पे लोग कैसे पहचानेंगे, और ये उनको इन्फेक्ट करते चले जाएंगे। पवन जी मैं आपके पास दोबारा आता हूं। मेरे साथ शारदा प्रसाद साहब भी जुड़े हैं। शारदा प्रसाद साहब, सारा देश इस समय लॉकडाउन का पालन कर रहा है। ये घूमते फिरते घुमंतु जमाती गली गली गांव गांव जाकर कोरोना ऐसे भेंट में दे रहे हैं जैसे कि ये जिहाद के रूप में कोरोना जिहादी घूम रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब लॉकडाउन देश में है तो नेपाल से घुसना इतना आसान कैसे? शारदा प्रसाद साहब। जी, जिसको आना है तो वो पहले पैदल के रास्ते से, जो ट्रेडिशनल रूट है उसको लोग अवॉइड करता है, और गांवों के थ्रू, खेतों के थ्रू होकर के चला आता है। लेकिन एक बात है, देखिए, हमको संतोष का विषय ये है कि नेपाल में और बांग्लादेश में, दोनों में जो सरकारें हैं वो हमारे साथ हैं, और अगर हम उनको कॉन्फिडेंस मिले तो वो बॉर्डर एरिया में पेट्रोलिंग बढ़ाएंगे और वहां पर जो संदिग्ध लोग हैं उनकी पकड़ धकड़ करेंगे। इसी प्रकार शारदा प्रसाद साहब, मैं अपने एरिया में भी कार्रवाई करनी चाहिए। आपके मन में एक सवाल अजाज के लिए था, आप जिक्र कर रहे थे ब्रेक में कि अजाज से आपको कोई सवाल पूछना है। अजाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, अजाज, एक ये बात निकलकर जिस तरह से सामने आ रही है कि हम लगातार देख रहे हैं कि एक जो सेकेंड ऑप्शन आईएसआई हो या फिर पाक स्पॉन्सर्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हो, वी नो कि वो ऑर्गेनाइजेशंस तो हैं वहां पर, ये यूनाइटेड नेशन ने भी प्रूव कर दिया है, एफएटीएफ ने भी प्रूव कर दिया है, उनके लिए इजियर ऑप्शन है नेपाल रूट। और अब तो लोगों की जान लेने की जरूरत नहीं है, ये इंडिया की इकोनॉमी पर डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। जब तक ये स्ट्रेच चलता रहेगा वायरस का, पॉजिटिव केसेस का, इंडिया लॉकडाउन की स्टेज में रहेगा। देखिए, आपकी बात मैंने बड़े गौर से सुनी है, और मैं बड़ी बदकिस्मती से कहूंगा, मैं ये आपको नहीं कह रहा हूं। देखिए, आप इल्जाम लगा रहे हैं एक ग्लोबल पेंडेमिक का पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान की आर्मी और इसके इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। रियली अनफेयर। हम अपने लोगों को, अपने अवाम को, अपने मैसेज को क्या मैसेज दे रहे हैं कि हम एक पेंडेमिक को भी मिल बैठकर सुकून से उसको फेस नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है, पाकिस्तान ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। एफएटीएफ के हवाले से जो बातें की, देखिए, पाकिस्तान को एफएटीएफ के हवाले से जो चैलेंजेस हैं वो इंडिया रिलेटेड नहीं है। पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन रही है, इसमें कोई शक नहीं, पूरी दुनिया को पता है। लेकिन पूरी दुनिया को यह भी पता है कि पाकिस्तान इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथों पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा, लोग मरे। अफगानिस्तान में एजाज, ये टेररिज्म होता है एजाज, आतंकवाद होता है ना, ये इंडिया रिलेटेड या पाकिस्तान रिलेटेड नहीं होता ना। अगर आप सांप को दूध पिलाएंगे घर में तो आपको भी डसेगा ना। आशीष, एजाज का फोन इस समय संपर्क जो है वो टूट चुका है। पवन जी, पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं, पाकिस्तान की लतखोरी बदलेगी नहीं, ये आप भी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है। लेकिन अभी आप जैसे पाकिस्तानी पत्रकार को सुन रहे थे, वो कहते हैं भारत तो इल्जाम लगा रहा है। पवन जी,
मैं 3 नाम बता रहा हूं। ख्वाजा मोइनुद्दीन है एक नाम, एक अब्दुल समद है, एक सैयद नवाज है। ये 3 नाम है। 9 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने इन्हें पकड़ा था। आइडेंटिटी ये इनसे पूछ लें और उनको बता दीजिएगा एजाज साहब को, उनकी समझ में आ जाएगा कि हम लोग इतने कच्चे नहीं, अब संभल के बैठ रहे हैं। और आशीष जी ने बहुत अच्छी बात भी कही और इस बात से उन्हें सबक भी लेना चाहिए। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर ये सब नहीं है तो वो अनप्रोवोक्ड फायरिंग बॉर्डर पर क्यों कर रहा है? उसके टेररिस्ट इस समय में जब पाकिस्तान एकदम बर्बादी की कगार पर खड़ा है, उसके टेररिस्ट क्यों घुस रहे हैं यहाँ पर? हमने अभी पिछले 11 दिन में कितने सारे उनके टेररिस्ट मारे हैं, हमारे जवान भी खेत रहे हैं। ऐसा इस वक्त जब वो कर सकता है तो एजाज साहब की बात तो बिल्कुल मैं सिरे से खारिज करता हूं, एकदम झूठ बोल रहे हैं। जी आशीष, पवन जी की आपने बात सुनी, एजाज कह रहे थे, एजाज की हालांकि हमारा संपर्क टूट चुके हैं। एजाज आप जुड़ चुके हैं। आशीष, आपका सवाल आप दोहरा सकते हैं। एजाज, मेरा प्रश्न यही था कि मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, लेकिन आप मुझे ओके ओके, नो एजाज, गो अहेड, बोलिए आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं अर्ज ये कर रहा था कि देखिए, इस मौके के ऊपर पाकिस्तान पर इल्जामात ना धरिए, पाकिस्तान पर इल्जामात ना लगाइए, और इस मौके के ऊपर हम सब मिल बैठे और ये जो पैंडेमिक का चैलेंज है, तो कहाँ आते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी सार्क की मीटिंग बुलाते हैं, चलिए सब मिल बैठते हैं, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तो आते नहीं है। आप बोल रहे मिल बैठिए, कहाँ बैठ रहे हैं? मैं बताता हूँ। बात यह है कि जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, इमरान खान साहब ने नरेंद्र मोदी साहब से राब्ता करने की कोशिश की, बारहा राब्ता करने की कोशिश की, नरेंद्र मोदी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। ये बड़ी बदकिस्मती है। और आपको पता है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने पब्लिकली भी कहा, उन्हें अपने ट्विटर हैंडल के जरिए कहा, लेकिन नरेंद्र मोदी आजाद, आप 2018-19 की लेटर्स को छोड़िए, मैं 2 हफ्ता पुरानी बात कह रहा हूँ ना। सार्क की मीटिंग हुई है, नरेंद्र मोदी जी ने सभी लीडर्स को बुलाया, सभी ने अपने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भेजे। पाकिस्तान ने एकदम कोई जिस मिनिस्टर की गिनती नहीं होती है, इमरान खान तो आए नहीं उसमें। ट्रेड मिनिस्ट्री की सार्क लेवल पर टॉक हुई 2 दिन पहले, पाकिस्तान से कोई आया नहीं। क्या मुंह लेकर आएंगे आशीष? उनके पास कोई जवाब नहीं है। एजाज सधी हुई भाषा में अपने मुल्क को केवल प्रोटेक्ट कर रहे हैं, केवल एक कवच के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन एजाज के पास भी आशीष मुझे नहीं लगता कि कोई जवाब है। जी हाँ, देश का सवाल में मेरे साथ आप लोग जुड़े और नापाक पाकिस्तान की हरकत की कलई खुल गई है। और इसके साथ साथ पवन सिन्हा जी, शारदा प्रसाद साहब, मेजर जनरल के सिन्हा, एजाज, ये हमारी संस्कृति है। आपका भी धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ सीमा पार से जुड़े। और शायद आपने कोशिश की होगी, आपका मन कहेगा कि आपने गलत कहा है, शबे बारात कल थी, लेकिन आपने जो बोलने की कोशिश की उसका भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। और हमारे साथ आशीष आप भी जुड़े, धन्यवाद। जी हाँ, बुलेटिन के बाद मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा लेकर आएंगे आंख कान खोल के, लेकिन बुलेटिन के आखिर में, यानी कि देश का सवाल के आखिर में, आपको मिलाते हैं एक कोरोना वॉरियर से। नागपुर में एक 5 सितारा होटल के मालिक ने कोरोना के संकट काल में बड़ा दिल दिखाया है। उन्होंने उन तमाम कोरोना वॉरियर्स के लिए अपने होटल के दरवाजे खोल दिए हैं जो अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों का इलाज कर रहे हैं। होटल कारोबारी जसबीर सिंह ने डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को जरूरत के मुताबिक अपने होटल के इस्तेमाल की पूरी छूट दी है। यह है नागपुर के कारोबारी जसबीर सिंह की होटल। कोविड-19 के अंदर में सब लोग की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड द सोसाइटी। हर एक ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही आगे बढ़ना चाहिए, और ये चीज़ के लिए ही हम लोग ने पहले ही अप्रोच किया था डिविजनल कमिश्नर साहब के ऑफिस में कि सैटेलाइट किचन या आपकी जो भी सुविधा हमसे हो सकती है, जो हम सुविधा दे सकते हैं, वो हम जरूर करेंगे। तो 2-4 बार मीटिंग के बाद ये निकला है कि डॉक्टर्स और स्टाफ और नर्सेज जो बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, जो कोविड पेशेंट को डील करते हैं, वो काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं, और उनके घर जाने से उनके फैमिली मेम्बर्स को भी काफ़ी फियर रहता है। तो उसके लिए ही हम लोगों का ये प्रस्ताव था कि उनको हम ये रूम्स देंगे, उनको पूरी फैसिलिटीज़ देंगे, ट्रांसपोर्टेशन देंगे, ताकि हॉस्पिटल से वो होटल आ सके और होटल से वो वापस हॉस्पिटल वो शिफ्ट वाइज जा सकेंगे। जितनी भी सुविधा यहाँ रहेगी वो पूरी सुविधा उनको दी जाएगी।
इस युद्ध में देश के कोने कोने में ऐसे कोरोना वॉरियर देश में एकजुट होकर इससे लड़ने में जुटे हुए हैं। जी हां, आज देश का सवाल में बस इतना ही। दिन भर की खबरों के पिटारे कोरोना समाचार और कोरोना अपडेट लेकर आएंगे मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा, आंख कान खोल